ये एक फितरती अमल है कि जब भी किसी नौजवान मर्द और औरत को नज़दीक आने का मौका मिले तो वो एक दूसरे से मुतासर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये मुतासर होना मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर लेता है और बाज़ औक़ात यही मोहब्बत जुनून की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आज मैं बॉलीवुड के 5 ऐसे मेगा स्टार्स का ज़िक्र करूँगा जिन्होंने अपने को स्टार्स से जुनून की हद तक मोहब्बत की, लेकिन वो इस मोहब्बत को अमली शक्ल यानी शादी में कन्वर्ट नहीं कर सके। दिलीप कुमार ने पहला इश्क कामिनी कौशल से किया, जो कि एक मैरिड एक्ट्रेस थी। कामिनी कौशल ने अपनी बहन की वफ़ात के बाद उनके शौहर से बच्चों की देखभाल के लिए शादी कर ली थी। जब दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का इश्क अरूज पर था तो कामिनी कौशल ने फ़ैसला किया कि वो अपने खामद से तलाक लेकर दिलीप कुमार से शादी कर लेगी। ये सूरत हाल कामिनी कौशल की फैमिली के लिए अच्छी नहीं थी। फ़िल्म आरज़ू 1950 के सेट पर कामिनी कौशल का भाई, जो फ़ौज में था, अपनी वर्दी में सेट पर आया और दिलीप कुमार को कामिनी कौशल से अपने ताल्लुकात को ख़त्म करने की धमकी दी और दिलीप कुमार ने उसी वक़्त इस इश्क से तौबा कर ली। अगले ही साल 1951 में दिलीप कुमार और मधुबाला की फ़िल्म तराना रिलीज़ हुई। मधुबाला बेशक इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत और मासूम अदाकारा थी। दिलीप कुमार और मधुबाला का इश्क इस फिल्म से शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत पब्लिक में भी अनाउंस्ड थी। उन्होंने अपनी मोहब्बत को डिक्लेयर किया था और उनकी मंगनी भी हो गई थी। पब्लिक के लिए वो एक आइडियल कपल थे, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी दिलीप कुमार का पीछा नहीं छोड़ा। मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान इस शादी के ख़िलाफ़ नहीं थे। उनकी अपनी एक फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। वो दिलीप कुमार को अपनी इस फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के लिए बड़े मुफीद समझते थे। उनके ख़्याल में दिलीप कुमार, जो उस वक़्त एक मेगा स्टार थे, अगर उसकी शादी मधुबाला से हो जाती है तो उनकी प्रोडक्शन में बनने वाली फ़िल्में उनको बहुत फ़ायदा देंगी। जब मधुबाला ने इस चीज़ का दिलीप कुमार से ज़िक्र किया तो दिलीप कुमार ने इससे इनकार कर दिया। दिलीप कुमार ने मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान से फ्लैटली ये बात कह दी कि वो शादी के बाद उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते। दिलीप कुमार ने यह भी कहा कि वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स और बिज़नेस को अलहदा रखना चाहते हैं और ये भी कहा कि मधुबाला शादी के बाद फ़िल्मों में काम नहीं करेगी और वो सिर्फ़ एक हाउसवाइफ होगी। ये प्रोस्पेक्ट अताउल्लाह खान के लिए कोई खुशगवार नहीं था। इस वजह से दिलीप कुमार और अताउल्लाह खान के ताल्लुकात में तलख़ी आ गई और इस तलख़ी का असर दिलीप कुमार और मधुबाला के ताल्लुकात पर भी पड़ा। इसी दौरान फ़िल्म नया दौर में बी.आर. चोपड़ा और अताउल्लाह खान का झगड़ा शुरू हुआ। बी.आर. चोपड़ा फ़िल्म की शूटिंग शहर से
150 किलोमीटर दूर एक गांव में करना चाहते थे। अताउल्ला खान इस चीज़ पर राज़ी नहीं हुए। वो चाहते थे कि फ़िल्म की शूटिंग शहर में ही की जाए। B.R. चोपड़ा इस बात के लिए रजामंद नहीं हुए और उन्होंने मधुबाला को फिल्म की कास्ट से निकाल दिया और उनकी जगह पर वैजयंतीमाला को फिल्म में दिलीप कुमार के मद्देमुकाबल कास्ट कर लिया। ये मामला तूल पकड़ गया और अदालत में चला गया। अदालत में दिलीप कुमार ने अपनी मोहब्बत का इजहार खुलकर किया, लेकिन जब ये केस अताउल्ला खान हार गए तो दिलीप कुमार और मधुबाला के ताल्लुकात भी पहले जैसे नहीं रहे। दिलीप कुमार ने अपने तौर पर मधुबाला से अपने ताल्लुकात को तकरीबन ख़त्म कर लिया, जबकि मधुबाला अब भी दिलीप कुमार से मोहब्बत करती थी। दिलीप कुमार ने महसूस किया कि मधुबाला उसके लिए आइडियल वाइफ नहीं थी। इस चीज़ का जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी किया है। वो इन ताल्लुकात के बारे में लिखते हैं, आई वॉज ट्रूली रिलीव्ड व्हेन वी पार्टेड। मैं बहुत पुरस्कून हुआ जब ये ताल्लुकात ख़त्म हुए। मधुबाला अपने वालिद अताउल्ला खान के ज़ेरे असर थी। वो अपने वालिद की मुखालफत में नहीं जाना चाहती थी, जबकि दिलीप कुमार चाहते थे कि उनकी और उनकी वाइफ की प्रायोरिटीज़ एक जैसी हों या वही हों जो उनकी हैं। उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ को इस तरह बयान किया है, आई डिड नॉट वांट टू शेयर अ लाइफ टाइम विद समवन हुज प्रायोरिटीज़ वर डिफरेंट फ्राम माइन। मैं अपनी ज़िंदगी का वक्त किसी ऐसे के साथ शेयर नहीं कर सकता था जिसकी प्रायोरिटीज़ मेरी प्रायोरिटी से मुख्तलिफ हों। इसके अलावा दिलीप कुमार के वाइफ के बारे में व्यूज़ ऐसे थे जो मधुबाला से शादी में पूरे नहीं हो सकते थे। वो लिखते हैं, इन मैरिज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमन टू गिव मोर दैन रिसीव। अपनी बीवी से ये तवक्को करते थे कि वो सिर्फ गिविंग होनी चाहिए, रिसीविंग नहीं होनी चाहिए। इन सब का नतीजा दिलीप कुमार इन अल्फाज में निकालते हैं, शी डिड नॉट लुक फिट टू बी परमानेंट कंपेनियन, कि वो एक मुस्तकिल साथी के तौर पर मुनासिब नहीं थी। दिलीप कुमार इन ताल्लुकात को ख़त्म करने पर परेशान नहीं थे। द ब्रेकअप डिड नॉट बॉदर दिलीप कुमार। मधुबाला के लिए ये एक बहुत बड़ा शौक़ था जिससे वो फिर अपनी ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं आ सकी और अपनी जवानी की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया। इट वॉज ए सैड एंड ऑफ अ लव अफेयर। दिलीप कुमार और मधुबाला के बाद एक और इश्क जो बॉलीवुड में हमेशा याद रहने वाला बन गया, वो देवानंद और सरैया का इश्क था। उनका इश्क 1948 में बनने वाली फिल्म विद्या के दौरान शुरू हुआ, जब एक सीन में दोनों एक कश्ती में सवार थे और कश्ती उलट गई। देवानंद ने अपनी जान को ख़तरे में डालकर सरैया को इस हादसे से बचाया। सरैया इस हादसे से इतना मुतासर हुई कि वो देवानंद से उसी वक़्त मोहब्बत में मुब्तला हो गई। इस मौके पर सरैया ने कहा,
If you had not saved my life today, it would have ended. अगर आज आपने मेरी ज़िंदगी ना बचाई होती तो ये आज ख़त्म हो जाती। और देवानंद ने इसका जवाब फौरी तौर पर ये दिया, इफ़ योर लाइफ हैड एंडेड सो वुड हैव माइन। अगर तुम्हारी ज़िंदगी आज ख़त्म हो जाती तो मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती। इस गैर फिल्मी डायलॉग ने श्रेया और देवानंद की मोहब्बत का आगाज़ किया। ये एक ऐसी मोहब्बत थी जो बहुत ही जल्द एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर गई। दोनों जल्द ही शादी करके अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते थे। हत्ता कि उन्होंने ये भी सोचा कि वो घर से भागकर शादी कर लेते हैं। इन दोनों की मोहब्बत में सबसे बड़ा मसला मज़हब था। देवानंद हिंदू था और सुरैया मुसलमान थी। इन दोनों के लिए ये बड़ा मसला नहीं था। देवानंद के बकौल लव इज़ ट्रू रिलीजन। सुरैया और देवानंद की शादी में सबसे बड़ी रुकावट सुरैया की नानी बादशाह बेगम थी। वो किसी भी सूरत में देवानंद को सुरैया के लिए कबूल नहीं थे और सबसे बड़ा मसला मज़हब ही था। जबकि सुरैया की वालदा मुमताज़ बेगम इस शादी के मुखालिफ नहीं थी, बल्कि वो इस शादी को पसंद करती थी। लेकिन सुरैया अपनी नानी बादशाह बेगम से टेरिफाइड थी, जिसका इजहार सुरैया खुद भी करती हैं कि शी वाज टेरिफाइड ऑफ हर ग्रैंड मदर। जब दोनों ने ये महसूस किया कि उनकी शादी मुमकिन नहीं है तो उन्होंने म्यूचुअली इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। तरके तल्लुकात पे रोया न तू न मैं, लेकिन ये क्या कि चैन से सोया न तू न मैं। देवानंद ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया, उन्हें इस ब्रेकअप से बहुत दुख हुआ, लेकिन ही फॉरगॉट इट और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर दिया। सुरैया के लिए ये ब्रेकअप बहुत बड़ा सदमा था और उसने फिर ज़िंदगी में कभी शादी नहीं की। राज कपूर और नरगिस का इश्क। बॉलीवुड की इस सुपरस्टार जोड़ी का इश्क 1949 में बनने वाली फिल्म अंदाज से शुरू हुआ। नरगिस उस वक़्त एक सुपरस्टार थी जिसकी 8 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी थी, जबकि राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अभी नया था। नरगिस शादीशुदा नहीं थी, जबकि राज कपूर शादीशुदा था। उसकी बीवी कृष्णा कपूर से राज कपूर के 2 बच्चे भी थे। उन्होंने कभी भी पब्लिकली अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। राज कपूर ने हमेशा नरगिस से जल्द ही शादी करने का वादा किया, लेकिन उन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। एक फिल्म में देवानंद जीनत मान को जब फिज़िकल लव की तरफ लेके जाते हैं तो जीनत मान कहती है, तुमने वादा किया है कि तुम मेरी रूह से मोहब्बत करते हो। तो देवानंद का जवाब था कि रूह तक पहुंचने के लिए जिस्म से गुजरना पड़ता है। राज कपूर 9 साल तक नरगिस की रूह तक पहुंचने की कोशिश करते रहे और उनसे शादी नहीं की। हत्ता कि नरगिस ने महसूस करना शुरू किया कि ही वाज टेकिंग हर फॉर ग्रांटेड और नरगिस अपने रोल से, फिल्मों में दिए गए रोल्स से भी सेटिस्फाइड नहीं थी। श्री 420
में उसे अपना रोल पसंद नहीं आया, जो कि ग्लैमरस नहीं था। नरगिस ने मदर इंडिया को साइन किया और इसी फिल्म के सेट पर उसकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई, जो नरगिस से बहुत मुतासर था। और फिल्म के एक सीन में जब सुनील दत्त आग में फंस जाता है तो नरगिस उसे वहाँ से रेस्क्यू करती है, जिससे सुनील दत्त बहुत मुतासर हुआ। सुनील दत्त नरगिस से फिल्म से पहले ही मोहब्बत करता था। जब रेडियो सैलून जहाँ पर वो काम करता था उसके लिए वो नरगिस से इंटरव्यू करने लगा, तो नरगिस के सामने बोल ही नहीं सका और ये इंटरव्यू ना हो सका। नरगिस ने भी सुनील दत्त की मोहब्बत को एक्सेप्ट किया और उनकी शादी हो गई और ये शादी कामयाब शादी रही। राज कपूर ने इस ब्रेकअप को एक सदमे के तौर पर लिया। राज कपूर की बीवी कृष्णा कपूर एक इंटरव्यू में कहती हैं कि राज कपूर नाइट आफ्टर नाइट वुड कम होम ड्रंक एंड कोलैप्स इन द बाथटब एंड वीप। राज कपूर ने महसूस किया कि नरगिस ने उससे चीटिंग की है और वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन नरगिस ने राज कपूर के माफ़ करने की कभी परवाह नहीं की और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। ये मौजदा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे कि संग तुझ पर गिरे और ज़ख्म आए मुझे। गुरुदत्त और वहीदा रहमान का इश्क, ये एक नाकाबिले फरामोश इश्क की दास्तान है। ये इश्क भी इन दोनों ने कभी भी पब्लिकली डिक्लेयर और अनाउंस नहीं किया। इनका इश्क भी एक मिस्ट्री ही रहा। गुरुदत्त ने कभी इस इश्क का इजहार नहीं किया, वहीदा रहमान ने भी कभी इस इश्क का इजहार नहीं किया। ये पब्लिक ही थी जो अंडर द सरफेस इनकी मोहब्बत को समझती थी। गुरुदत्त की शादी गीता दत्त से हो चुकी थी और वो एक कंफर्टेबल मैरिड लाइफ गुजार रहे थे। गुरुदत्त ने जब वहीदा रहमान को CID में इंट्रोड्यूस किया तो वो वहीदा रहमान की सिंपल ब्यूटी से मुतासर हुआ और इश्क में मुब्तला हो गया। गुरुदत्त इस इश्क की कॉम्प्लिकेशंस को समझते थे और उन्हें पता था कि ये इश्क कभी अमली शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। उसकी शादी कभी वहीदा रहमान से नहीं हो सकेगी। इस चीज़ ने गुरुदत्त को अंदर से ही खोखला कर दिया। गम को गुरुदत्त ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लिया, जिसका इजहार वो अपनी फिल्मों में करते थे। उनकी फिल्में ट्रेजेडी फिल्में थीं। गुरुदत्त के करीबी दोस्त देवानंद ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने गुरुदत्त से कहा भी कि वो इतनी सीरियस फिल्में ना बनाए, कमर्शियल और लाइव फिल्में बनाएं, हल्की फुल्की फिल्में बनाएं जो लोगों को पसंद आएं। लेकिन गुरुदत्त ट्रेजिक एंड वाली फिल्मों की तरफ माइल थे। प्यासा, कागज़ के फूल, साहब बीबी और गुलाम ऐसी फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब फिल्में थीं, लेकिन उनका एंड हमेशा बुरा ही था। अपनी नाकामियों, इश्क में नाकामियों और अपनी मुश्किलात को, मैरिड लाइफ की मुश्किलात को गुरुदत्त ने अपनी फेवरेट फिल्म कागज़ के फूल में पेश किया। क्रिटिक्स कहते हैं कि कागज़ के फूल हकीकत में गुरुदत्त की अपनी ज़िंदगी की कहानी है।
जिसका अंजाम कोई अच्छा अंजाम नहीं था और हकीकत में भी गुरुदत्त का अंजाम एक अच्छा अंजाम नहीं था। 39 इयर्स की एज में गुरुदत्त अपने ही हाथों से अपनी जान देकर इस जहाने फ़ानी से कूच कर गए। लोग अब भी गुरुदत्त और वहीदा रहमान की पुरस्रार मिस्टीरियस मोहब्बत को समझ नहीं सके कि गुरुदत्त जैसा एक महाकलाकार किस तरह एक ऐसे इश्क में अपने आप को गर्क कर गया जिसका अंजाम उसे पता था। Another love story where male exploited female। अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत। जब अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत शुरू हुई तो अमिताभ बच्चन शादीशुदा था। अमिताभ की शादी जय बहादुरी से 1973 में जंजीर की कामयाबी के बाद हुई और अमिताभ का इश्क रेखा से 1976 में दो अनजाने फिल्म के सेट पर शुरू हुआ। उन्होंने इस इश्क को छुपाए रखा और इसे सीक्रेट ही रहने दिया। गंगा की सौगंध 1978 की फिल्म के सेट पर जब एक को स्टार ने रेखा से बदतमीज़ी की तो अमिताभ ने उसे थप्पड़ मार दिया। जब ये बात पब्लिक में आई तो सब ने जान लिया कि अमिताभ रेखा के साथ जज्बाती तौर पर अटैच्ड है और दोनों में मोहब्बत है। अमिताभ ने इस मोहब्बत का कभी पब्लिक में इजहार नहीं किया, जबकि रेखा ने इस मोहब्बत को कभी छुपाया नहीं। रेखा अमिताभ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वो चाहती थी कि उसकी शादी अमिताभ से हो जाए और अमिताभ जिया बहादुरी से अलहदा हो जाए, उनमें तलाक हो जाए। लेकिन रेखा ने जल्द ही महसूस किया कि ऐसा मुमकिन नहीं लगता। अमिताभ वाज अ फैमिली मैन, ही डिड नॉट वांट टू लीव जय बहादुरी। इसी दौरान यश चोपड़ा ने एक लव ट्रायंगल पर फिल्म सिलसिला बनाने का सोचा। उसने इन रियल लाइफ कैरेक्टर्स को रियल लाइफ पर पेश करने का सोचा। अमिताभ और रेखा इसके लिए फ़ौरन राज़ी हो गए। जय बहादुरी शुरू में इसके लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन इस फिल्म के एंड को देखकर जय बहादुरी इस पर राज़ी हो गई, क्योंकि इस फिल्म के एंड में हीरो अपने लव को छोड़कर अपनी वाइफ के पास चला जाता है। रेखा अपने तौर पर द अदर वुमन के किरदार में नहीं रहना चाहती थी। इस एहसास के बाद उनकी लव स्टोरी ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन ख़त्म हो गई। इसके बाद अमिताभ और रेखा कभी भी इकट्ठे एक फिल्म में नहीं आए और पब्लिक में भी उनका ब्रेकअप हो गया और ये स्टोरी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई।